मेरा नाम सरला है। मैं 25 साल की हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। मेरे 2 भाई हैं। एक बड़ा जिसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं। लड़की लगभग 12 साल की और लड़का 8 साल का। भाभी का स्वभाव बहुत अच्छा है और मेरा छोटा भाई अभी कॉलेज में है। हम सब मिलजुल कर रहते हैं। मेरे माँ बाबा मेरे लिए अच्छे घर का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तभी एक परिवार बिना कोई सूचना दिए मेरे घर रिश्ता ले आया। लड़का दिखने में बहुत अच्छा है और उसके परिवार में केवल उसकी शादीशुदा बहन है। लड़के का नाम मनोज। दिखने में अच्छा होने के साथ स्वभाव भी घरेलू लग रहा है। मैं और भाभी उसे किचन की एक छोटी खिड़की से देख रहे थे। हम सब हैरत में हैं। इन्हें हमारे घर के बारे में किसने बताया और बिना कोई जान पहचान ये अचानक रिश्ता क्यों ले आए। तभी मनोज ने कहा, उसने मेरी सहेली मनीषा की शादी में मुझे देखा। मनीषा का पति उनका खास दोस्त है। उनकी पहचान से उन्हें हमारे घर का पता मिला। मनोज को मुझसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, इसीलिए वे मुझसे शादी करना चाहते और रिश्ते की बात करने के लिए वे अपनी बहन के परिवार के साथ आए थे। मनोज और परिवार दिखने में काफ़ी अमीर लग रहे थे। माँ बाबा के पूछने पर उन्होंने कहा उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। उनकी कमाई हमारे पूरे घर की कमाई से 10 गुना ज़्यादा थी। उनका हमारे ही शहर में आलीशान बंगला है, जहाँ बहन की शादी के बाद मनोज अकेले ही रहते हैं। मेरे परिवार को यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने बड़े घर का रिश्ता मेरे लिए आ सकता है, पर किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैंने सपनों में भी ऐसे भविष्य की कल्पना नहीं की थी। शादी के बाद मैं और मनोज बहुत खुशी से रह रहे थे। हम हनीमून पर 15 दिन यूरोप टूर पर गए। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार विदेश गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर हनीमून से वापस आते ही मनोज ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ये तो होना ही था, काम तो करना ही पड़ता है। उनके बिना कंपनी कैसे चलेगी। मनोज काफ़ी बिज़ी रहने लगे। उनके आने जाने का कोई वक्त ही नहीं रहा। कभी कभी तो वे 2-3 दिन घर नहीं आते। फिर मीटिंग्स के लिए उन्हें दूसरे शहर भी जाना पड़ता। शुरू में मैं सब समझने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया मैं अकेला महसूस करने लगी। इतना बड़ा घर मुझे अकेली को काटने दौड़ता। मैंने कई बार अपनी ननद को घर बुलाना चाहा, पर उनका फ़ोन लगता ही नहीं, और कभी लग जाता तो वे उठाती नहीं। मनोज की ही तरह वे भी बिज़ी रहती। वे एक सोशल वर्कर थी, हमेशा दौरे पर बाहर रहते और बच्चे कॉलेज और पढ़ाई में बिज़ी। अब मनोज और मेरी बहस तक होने लगी। मैं सिर्फ चाहती कि वे इतनी बिज़ी ना रहे कि अपने पत्नी को समय ही ना दे सके। शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और ये क्या बात है, मेरे पति रात भर घर नहीं आते, और आते भी हैं तो इतने देर से कि मैं सो चुकी होती हूँ। फिर मेरे उठने के पहले ही वापस चले जाते। पर मनोज शांत थे। वे मुझे समझा रहे थे यही हमारी ज़िंदगी है और मुझे इसी तरह रहना सीखना होगा। 2 दिन बाद देर रात मेरे कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आई। मुझे लगा मनोज आए होंगे। मैं वापस सो गई। तभी मेरा फ़ोन बजा। इतनी रात किसका फ़ोन आया होगा। इस हड़बड़ाहट से मैं उठी तो फ़ोन पर मनोज थे। मैं चौंक गई। मनोज घर आए हैं तो मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं। फ़ोन उठाते ही मनोज ने कहा वे 2 दिन घर नहीं आएंगे। मैं उठकर बैठ गई कि फिर अकेले इतने बड़े घर में मैं 2 दिन क्या करूं। मैं बहुत बोर हो चुकी थी। तभी मुझे ख्याल आया, अगर मनोज घर नहीं है तो घर पर और कौन है।
यही देखने मैं उठ खड़ी हुई। लाइट चालू करके देखा तो कुछ भी गिरा नहीं था। मैं रूम से बाहर जाकर देखने लगी। तभी मुझे किचन की लाइट चालू दिखी। मैंने सोचा मैं तो सारी लाइट्स बंद करके आई थी, फिर किचन की लाइट कैसे ऑन हुई। फिर लगा शायद मुझसे ही चालू रह गई होगी। किचन में लाइट बंद करने जा रही थी, तभी ऐसा लग रहा था शायद मेरे अलावा कोई और भी इस घर में है। मैंने सब जगह नज़र दौड़ाई पर कोई नहीं दिखा। मुझे लगा नींद में होने के कारण मुझे ऐसे एहसास हो रहे हैं। मैं फिर सोने चली गई। अगली रात मैं गहरी नींद में थी। कोई मेरे पास खड़ा है, इस एहसास से मेरी आँख खुली तो मेरे रूम में 2 काले आदमी थे। उनका चेहरा अंधेरे के कारण दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं डर के चिल्लाने लगी और बिना कुछ देखे घर से बाहर भाग गई। मैं इतनी तेज़ी से भागी कि कुछ ही मिनटों में मैं अपने लॉन में आ पहुंची। पीछे पलटकर देखा तो कोई नहीं था। 2 मिनट वहीं रुककर मैं हाँफते हुए बाहर से ही घर का मुआयना करने लगी। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो मनोज थे। उनको देखते ही मेरी जान में जान आई। मैंने उन्हें पूरा वाक़या बताया। वे घर के अंदर गए और सब जगह देखा, कोई नहीं था। उन्हें लगा ये शायद मेरा वहम होगा, पर मुझे यकीन था। मैंने कमरे में 2 लोगों को देखा था। कैसे कैसे करके वो रात बीती। अगली सुबह मैंने मनोज को छुट्टी लेने कहा, पर मनोज की अर्जेंट मीटिंग थे। वे घर नहीं रह सकते वरना कंपनी को भारी नुकसान होगा। मैंने उनसे कहा मैं अब इतने बड़े घर में अकेले नहीं रह सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। मनोज ने कहा उन्होंने एक नई कंपनी खोली है दूसरे शहर में, तो हम कुछ वक्त के लिए उस शहर में घर लेते हैं। ऐसे में उन्हें रोज़ घर भी आने मिलेगा। मैंने खुशी से हामी भरी। कुछ समय बाद हम नए शहर आ गए। आसपास लोग होंगे तो मैं उतना अकेलापन महसूस नहीं करूँगी। इसीलिए मेरे कहे मुताबिक मनोज ने बंगलो ना लेकर एक कॉम्प्लेक्स में अपार्टमेंट ले लिया। एक दिन मेरे घर की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वॉचमैन की यूनिफॉर्म में एक आदमी खड़ा था। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। उस पर वे बोले मैडम आप नए आए हैं, इसीलिए आप किसी को जानते नहीं हैं। ऊपर 603 में शाम को पूजा रखी है, इसीलिए उन्होंने बिल्डिंग की सारी औरतों को अपने घर बुलाया है। मैंने हाँ करते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं खुश हो गई। अब मेरी काफ़ी लोगों से पहचान होगी, शायद कोई मेरी सहेली बन जाए, फिर मैं इतना बोर नहीं होऊंगी। शाम को साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हुई और 603 की बेल बजाई। दरवाज़ा एक अधेड़ उम्र की औरत ने खोला। वो नाइटी में थी। मैंने सोचा इनके घर पूजा है और ये अब तक तैयार नहीं हुए। वो औरत हैरानी से मुझे घूरते हुए पूछने लगी मैं वहाँ क्यों आई हूँ। मैंने उन्हें बताया वॉचमैन के कहे अनुसार मैं उनके घर पूजा में आई हूँ। उन्होंने चिढ़ते हुए मुझे कहा उन्होंने किसी वॉचमैन को ये नहीं कहा और उनके घर कोई पूजा नहीं है। इसके पहले मैं कुछ बोलती उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं गुस्से से नीचे गई और वॉचमैन को ढूंढने लगी, पर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तभी कैबिन में बैठे दूसरे वॉचमैन से मैंने पूछताछ करने लगी। उसने कहा यहाँ तो 2 ही वॉचमैन हैं, एक वो जो सुबह से होता है और दूसरा रात को। तभी रात वाला वॉचमैन आ गया, पर वो तो कोई और ही था। मैंने कहा एक और है जो सुबह मेरे घर आए थे, वो कहाँ है। उस पर हैरान होकर उन्होंने कहा यहाँ हम दोनों ही होते हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं है। तभी मेरे पति आ गए। मुझे उलझन में देख वे पूछने लगे क्या हुआ है। मैंने उन्हें सारा वाक़या बताया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी
और मुझे ही कहने लगे, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी, पिछली बार भी तुमने ऐसा किया था और वहाँ कोई नहीं था। मैं निराश हो गई और वे मुझे घर ले आए। मैं मन ही मन सोच रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इतना बड़ा वहम कैसे हो गया। मैं अपना ध्यान बटाने के लिए बुनाई करना चालू कर दिया। उसी में मेरा काफ़ी समय बीत जाता। सब अच्छा चल रहा था। एक दिन मेरी कामवाली सुशीला ने बिना बोले छुट्टी ले ली। मुझे लगा शायद कुछ अर्जेंट काम होगा, पर 2-3 दिन के बाद भी वो नहीं आई। उसे फ़ोन कर रही थी पर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। एक दिन मैं सब्ज़ी लेकर आ रही थी, तभी मैंने सुशीला को देखा। मैंने उसे काफ़ी आवाज़ लगाई पर उसने अनसुनी कर दी। मैंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या रे सुशीला, कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुन क्यों नहीं रही? और इतने दिनों से कहा थी, फ़ोन भी नहीं लग रहा तुम्हारा। वो आश्चर्य से मुझे घूर रही थी। मैंने कहा, घूर क्या रही हो, कुछ बोलो। उस पर उसने जो जवाब दिया, उससे मुझ पर आसमान गिर पड़ा। उसने कहा, मैडम, पहली बात तो मेरा नाम सुशीला नहीं नैना है और मैं आपको नहीं जानती, बल्कि मैं तो आपको पहली बार देख रही हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसे कहा, क्यों मजाक कर रही हो? हम यहाँ आए तब से तुम मेरे घर का काम कर रही हो, और तो और हमारी कितनी बातें हुआ करती। तुमने मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में बताया है, कैसे तुम्हारा पति तुम्हें मारपीट करता, तुम्हारे बच्चे सामने के स्कूल में ही है, यहाँ काम ख़त्म कर तुम उन्हें स्कूल में लेने जाती। मेरी बात गुस्से से काटते हुए उसने कहा, आप मैडम हो इसीलिए मैं लिहाज कर रही हूँ, पर आप कुछ भी अनाप शनाप बोलना बंद कीजिए। मेरे पति को जाके अभी कुछ महीने ही हुए हैं और हमारे कोई बच्चे भी नहीं हुए, तो क्या बोल रही हैं? हमारी बातें सुन आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तभी मेरे पति वहाँ आ गए। उन्हें देख मैं खुश हो गई। मैंने कहा, एक तो बिना बोले छुट्टी लेती हो और ऊपर से झूठ बोल रही हो। मेरे पति आ गए हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने मनोज को हाथ पकड़कर खींचा और कहा, मनोज देखो, ये सुशीला कैसे झूठ बोल रही है। आप सबको बताओ, ये कितने दिनों से हमारे पास आ रही है। मनोज ने मुझे घूरते हुए जो कहा, उसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मेरा पति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उन्होंने सबके सामने मुझे कहा, सरला, तुम पागल हो गई हो क्या? रोज़ रोज़ नई कहानियाँ बना रही हो। कभी तुम्हें घर में लोग दिखाई देते हैं, कभी अनजान लोगों के घर तैयार होकर चली जाती हो और मन घड़त इंसान ने तुम्हें वहाँ जाने को कहा है कहती हो। मैं तो अब परेशान हो गया हूँ। मनोज की ये बातें मेरा सीना छल्ली कर रही थी। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। पर मनोज ने आगे जो बात कही वो सुनकर मुझे खुद पर शक होने लगा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मनोज ने कहा, यहाँ आए तब से हमने कोई काम वाली नहीं रखी है। तुम बैठे बैठे बोर हो जाओगी, इसीलिए तुम खुद ही सारे काम किया करती थी। ये सुनकर मुझे चक्कर आने लगे। सब मुझे घूर रहे थे। मनोज मुझे घर ले आए। उन्होंने कहा, तुम थोड़े दिन मायके हो आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं खुद परेशान हो गई थी। मैंने सोचा शायद यही सही होगा, इसीलिए मैं मायके आ गई। मुझे देख सभी बहुत खुश हुए थे। माँ और भाभी ने सारे मेरे पसंदीदा पकवान बनाए। मैं अंदर से चिंतित थी, पर कुछ ना कहना ही सही होगा, वरना माँ बाबा परेशान हो जाएंगे और सब मुझे पागल समझेंगे। इस डर से भी शायद चुप ही थी। अगले दिन भाभी के रिश्तेदार की शादी थी। मैं अपने ख्यालों की उलझनों में खोई थी, तो मैंने जाने से मना कर दिया। छोटा भाई पढ़ाई करनी थी, इसीलिए मेरे साथ रुक गया। वो कमरे में पढ़ रहा था और मैं किचन में काम कर रही थी। तभी दरवाज़े पर किसी ने आवाज़ लगाई। मैं सोच में पड़ गई, ये इंसान बेल बजाने का छोड़ आवाज़ क्या लगा रहा है। मैं दरवाज़े पर गई।
वहाँ देखा तो एक आदमी मिठाई का डिब्बा पकड़े खड़ा था। मेरे पूछने पर उसने कहा, मनोज ने यह मिठाई हमारे लिए भेजी है। मैंने उसे शुक्रिया करते हुए दरवाज़ा बंद किया। पीछे देखा तो छोटा भाई मुझे घूर रहा था। फिर मुझे देख मुस्कुराते रूम में चल दिया। सब शादी से घर आए तो मैंने उन्हें मिठाई दी और कहा, मनोज ने हमारे सबके लिए भेजी है। तो बड़े भाई ने मनोज को शुक्रिया करेंगे इसलिए कॉल किया। भैया ने बातें की और गुस्से से फ़ोन रख मेरे पास आए और कहा, ये क्या हरकत है सरला, तुम छोटी बच्ची नहीं हो जो ऐसे मजाक कर रही हो। मनोज जी के लिए कितना अपमानजनक था ये सब। उन्होंने हमें कोई मिठाई नहीं भेजी और मेरे शुक्रिया करने पर वे हड़बड़ा गए। थोड़ा तो सोच समझकर मजाक किया करो। मैं तो हैरान रह गई, ये कैसे हो सकता है। मैंने छोटे भाई को बुलाकर कहा, तुम इन सबको बताओ वो आदमी मनोज का नाम ले रहा था या नहीं। उस पर भाई चौंक गया और कहा, कौन सा आदमी, तुम तो अकेले ही बड़बड़ा रही थी, इसीलिए मैं देखने बाहर आया और तुम्हें ऐसे देख मेरी हंसी छूट गई। सब मुझे डांटने लगे और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ ने मुझे गले लगाया और पूछा, क्या हुआ है सरला, ऐसा क्यों कर रही हो। मैंने सबको सारे हादसे बताए और कहा, शायद मुझे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। मनोज को तक यही लगता है मुझे कुछ हो गया है। दूसरे दिन भैया ने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और कहा आराम करने। कुछ दिन आराम कर मुझे मनोज की याद आने लगी। अब मुझे बेहतर लग रहा था। मैंने सामान पैक किया और घर लौट आई। घर पहुँचते ही मैंने दरवाज़ा खुला देखा। मैं डर गई। हमारे घर कौन घुस गया। मनोज तो इस वक्त ऑफिस होंगे। कहीं मुझे दोबारा दौरा तो नहीं पड़ रहा। इसकी पूर्ति के लिए मैंने दरवाज़े को छुआ तो वो सच में खुला था। अब मुझे यकीन हो गया ये मेरा वहम नहीं है। मैं दबे पाँव अंदर आ गई। तब बेडरूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने किचन से छुरा उठाया और बेडरूम के दरवाज़े को लात मारते हुए खोला। फिर जो मेरे सामने था वो देख मेरी दुनिया बदल गई। मुझ पर आसमान आ गिरा। उस वक्त ऐसा लगा ये देखने से पहले धरती फटकर मैं उसमें समा क्यों नहीं गई। मनोज और उसकी बहन अर्धनंगे अवस्था में बेड पर लेटे हुए थे। मुझे देख वे चौंक कर कपड़े समेटने लगे। मैंने मेरी नंद के गाल पर एक ज़ोरदार चांटा जड़ दिया और कहा, तुम दोनों को शर्म नहीं आई ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए। मैं उसको एक और थप्पड़ मारती, उसके पहले मनोज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, ये मेरी कोई बहन नहीं है, ये मेरी पत्नी है। ये सुन मेरे पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। मैंने होश संभालते हुए पूछा, फिर मैं कौन हूँ। मेरी नंद मुस्कुराते बोली, मनोज इसे अब सब सच बता ही दो, वैसे भी हमारा काम हो चुका है। मनोज ने हाँ करते सिर हिलाया और मुझे कहा, हम दोनों 10 साल से शादीशुदा हैं। 2 साल से हमारी कंपनी लॉस में जा रही थी। इसी वजह से हम पर भारी कर्जा हो गया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हमारे लॉयर ने आइडिया दी कि मैं एक गरीब घर की लड़की से झूठ बोलकर शादी कर लूं और उसके नाम पर करोड़ों का टर्म इंश्योरेंस निकाल लूं। शादी के बाद सबके सामने उसे पागल दिखा दूं। फिर जब वो मर जाएगी तो पागलपन में खुदकुशी की है ये आसानी से साबित कर पाएंगे और हमें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। पर हमें समझ नहीं आ रहा था हम ऐसी लड़की लाए कहाँ से। तभी मनीषा की शादी में तुम दिखी। तुम्हारा परिवार बहुत ही भोला है। उन्हें फंसाना काफ़ी आसान था। बिना कोई जांच पड़ताल किए उन्होंने हमारी शादी कर दी। उसके बाद मैंने ही रात को वो 2 आदमी भेजे थे। जब तुम डर कर भागी तो मेरी दी हुई चाबी से वो पीछे के दरवाजे से भाग निकले। उसके बाद अपार्टमेंट में रहने का कहकर
तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। वहाँ उस वॉचमैन के यूनिफॉर्म में मेरा ही आदमी था। उस कामवाली को भी मैंने ही पैसे देकर ये नाटक करने कहा। अब मुझे तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें पागल ठहराना था, इसीलिए मैंने मिठाई लेकर उस आदमी को भेजा और मेरे कहे अनुसार वो दीवार का आसरा लेकर ऐसे खड़ा रहा जिससे तुम्हारा भाई उसे देख नहीं पाया। उन्होंने बुलाए डॉक्टर से मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। ये कहकर मेरी ननद मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। मैंने ज़ोर से छुरा घुमाया और उसके हाथ से खून आने लगा। मनोज मुझे पकड़ते उसके पहले अपनी पत्नी का खून देख उसकी ओर भागे। मुझे मौका मिलते ही मैं बड़ी जान बचाकर बिल्डिंग से नीचे आ गई। वहाँ काफ़ी लोग होने के कारण वे दोनों मेरा कुछ कर नहीं पाए। मैं दौड़ती भागती अपने घर पहुँची। मैंने घर वालों को सारी हकीकत बताई, पर कोई मेरी बात नहीं मान रहा था। सबको लग रहा था फिर से मुझे पागलपन का दौरा पड़ा है। पर भला हो मेरी भाभी का, उसने मेरे आंसू पोंछे और कहा, सरला, कोई माने या ना माने, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। भाभी ने सबको समझाया, अगर हम हमारी बेटी का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। भाभी की वजह से सबने मेरी बात मानी और मैंने उसे तलाक दे दिया। पागल होने के कारण तलाक आसानी से मिल गया। मनोज का प्लान फेल हो गया और मेरे ज़िंदा होने के कारण उसे कोई पैसे भी नहीं मिले, वे बर्बाद हो गए। मनोज की इस हरकत का मुझ पर भारी असर हुआ, पर मेरे परिवार के साथ होने के कारण अब मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।